नमस्कार। शासन सत्ता से जुड़ी कानाफूसी और गपशप से जुड़े इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों और सरकार के बीच स्थिति यह है कि जैसे जैसे दवा की मर्ज बढ़ता गया, मामला मंत्रियों और अफसरों के बीच तनातनी से जुड़ा है, विरोधाभासी खबरों से जुड़ा है, जिनका दौर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे विभाग हैं जिनके साफ तौर पर मंत्रियों और प्रमुख सचिवों के बीच अनबन की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन योगी पार्ट 2 में अधिकारी और ज़्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। वो अपने मंत्रियों पर भारी पड़ रहे हैं। तबादलों को लेकर सबसे पहले जो विवाद आया वो स्वास्थ्य विभाग में आया, और जिसकी बदनामी पूरे प्रदेश में हुई। ब्रजेश पाठक और अमित मोहन प्रसाद जो अपर मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, इनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चली। माना यह गया कि जो थोक के भाव में हजारों तबादले हुए वो मंत्री की बिना सहमति के हुए अंधेरे में रख कर किए गए और उनको रद्द किया जाएगा। धीरे धीरे वो रद्द होना शुरू भी हुए, लेकिन स्थिति वही रही कि प्रमुख सचिव अपनी जगह पर कायम है। इतना ही नहीं, सिंचाई विभाग में मंत्री ने इस्तीफा तक दे दिया, राज्य मंत्री ने अपने प्रमुख सचिव के नाम पर। बिजली में आई है, जहां पर मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज से वो संतुष्ट नहीं बताए जाते। देवराज की मनमानियों से मंत्री और पूरे जो शासन सत्ता से जुड़े लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। अब इसके बाद नंबर आता है आबकारी महकमे का, जहां पर संजय भूस रेड्डी ने मनमानियों की एक नई कहानी लिख दी है, जहां पर प्रमुख सचिव एसीएस ही अपने आप को मंत्री समझ बैठा है। पीडब्ल्यूडी के तबादले भी आपकी नज़र में हैं, चर्चा में हैं। वहां भी तालमेल का अभाव मंत्री और प्रमुख सचिव के बीच साफ देखा जा सकता है। कितने सारे महकमे हैं, कितने सारे नाम हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार बदलाव क्यों नहीं कर पा रही। जो अफसर सीधे सरकार से निर्देश प्राप्त करते हों, वो स्वाभाविक है कि मंत्रियों को कम दर्जे का आंकेंगे, और यही वजह है कि मंत्रियों की दिल्ली दौड़ ज़्यादा तेज चल रही है। बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी में जब स्थानीय स्तर पर मंत्रियों को लगता है कि वो अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं, तो ये बात हाईकमान तक वो लेकर जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी के सुनहरे दिन चल रहे हैं। मंत्रियों के न चाहते हुए भी, डिप्टी सीएम के भी न चाहते हुए भी वो पूरा आनंद ले रही है और मनमाने ढंग से विभाग चला रही है। क्या प्रमुख सचिवों के अधिकार मंत्रियों से ज़्यादा हैं, या वो इस अधिकार का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं? और अगर बेजा कर रहे हैं तो किसके दम पर कर रहे हैं? बहुत सारी बातें खुली किताब की तरह हैं, लेकिन कहने वाला कोई नहीं। सरकार नई नई है, 5 महीने हुआ है। जो सियासत में चुन कर आए हैं, इस पद पर पहुँचे हैं, वो शायद ज़्यादा पंगा लेना नहीं चाहते। वो इंतज़ार करते हैं, वो उचित फोरम पर अपनी बात ले जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले 2-4 महीनों में हो सकता है वक्त बदले तो चीज़ें संभल जाएं। अब ये देखना होगा कि जो लोग शराब माफियाओं को महिमा मंडित करते चले आ रहे हैं, जो लोग अपने मंत्रियों के उनके अधिकारों का ठेंगा दिखा रहे हैं, उन पर यह सरकार कार्रवाई कब करती है, क्योंकि कार्रवाई तो आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। ये मामला बहुत लंबे समय तक नहीं खींचा जा सकता है, और अगर ये मामला खींचा तो सरकार के मंत्रियों के बीच घमासान भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में लगातार स्थिर सरकार है। अर्थव्यवस्था मजबूत करने का दावा भी किया जाता है। कोरोना काल के झटके को झेलने के बाद सरकार की गाड़ी अर्थव्यवस्था के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ भी रही है। लेकिन इन दावों के विपरीत एक विभाग ऐसा है जहां कर्मचारियों को इन दिनों पेंशन और वेतन के लाले पड़े हुए हैं। और ऐसा भी नहीं कि विभाग कोई कमज़ोर है,
वो विभाग है सरकार का जल निगम। उत्तर प्रदेश का जल निगम पिछले कई वर्षों से कंगाली के दौर से गुजर रहा है। आलम यह है कि निगम के जो कर्मचारी हैं और जो पेंशनर हैं, रिटायर हो चुके लोग, वो कई महीनों से पैसा ही नहीं पा रहे हैं। पासबुक में खाते में पैसा आता है, लेकिन बैंक में जाओ तो पैसा मिलता नहीं है। कर्मचारी तो मान लीजिए चलिए उनको वेतन मिल जा रहा है, लेकिन जो पेंशनर इसी के भरोसे ज़िंदगी जी रहे हैं, उनका जीवन बड़ा कष्टकारी हो चला है। उत्तर प्रदेश के जल निगम में लगभग 10,000 कर्मचारी और रिटायर दोनों को मिलाकर लोग हैं, जिन पर एक बड़ा वेतन और पेंशन पर पैसा खर्च होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश जल निगम के पास कई हजार करोड़ के ठेके भी हैं, काम भी हैं, उनसे वो कर्मचारियों का वेतन निकाल लेता है। इधर सरकार ने जल निगम को 2 भागों में बांट भी दिया है। एक भाग को कर दिया जल निगम नगरीय और दूसरे को कर दिया ग्रामीण। नगरीय में IAS अफसर MD हैं अनिल कुमार, और ग्रामीण में दूसरे में IAS अफसर हैं बलकार सिंह, वो MD हैं। लेकिन हैरत की बात है कि अप्रैल के बाद से कर्मचारियों को ना तो वेतन मिला है और ना ही पेंशन मिली है रिटायर लोगों को। कर्मचारी आंदोलन करते हैं, सरकार की नाक के नीचे ये शोर मचा है लखनऊ में, राजधानी में। लेकिन निगम कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं, बजट नहीं, हम कंगाली के दौर में हैं। काम हजारों करोड़ के वो कर रहे हैं, लेकिन वेतन और पेंशन देने की स्थिति नहीं है। ये अपने आप में उस दावों को आईना दिखाता है जब सरकार ये कहती है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में, जहाँ पर एक इतने बड़े विभाग में लोगों को पेंशन और वेतन न मिल रहा हो, वहाँ पर कैसे अर्थव्यवस्था परवान चल रही है। जल निगम में हजारों करोड़ के काम भी हैं, लेकिन 7वां वेतन आयोग का लाभ भी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। जो महंगाई भत्ते मिलते हैं उनका भी उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो लोग रिटायर हो गए, उनके बच्चे हैं पढ़ने वाले, किसी के बच्चों की शादी है, किसी की बीमारी है, कोई गंभीर परेशान है, इसके लिए पैसा चाहिए इलाज के लिए। लेकिन जब पेंशन नहीं आएगी तो पहले पेट भरें कि पहले इलाज करें, कि शादी कराएं, कि पढ़ाई कराएं। कर्मचारी जो रिटायर हो गए वो बहुत बुरी दुर्दशा से गुजर रहे हैं। उनके घरों की हालत जाकर देखिए तो पता लगता है। लेकिन चूंकि सरकारी तंत्र का काम स्लो चलता है, सरकार ने चुनाव के पहले जब माहौल बहुत गर्म देखा तो 200 करोड़ रुपए की मदद की थी कि इनका पेंशन और जो वेतन है वो जारी कर दिया जाए, नहीं तो वोट पर विपरीत असर पड़ जाएगा। चुनाव बीत गया, चुनाव जीत गए, दोबारा आ गए, फिर बैकलॉग बढ़ रहा है। पिछले 3 महीने से ना तो पेंशन आई है, ना वेतन आया है। ये है सरकार की तरक्की और सच्चाई और उसकी हकीकत। तो सरकारी तंत्र में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब जगह माला माल ही हो। कई जगह कंगाली भी है और कर्मचारी परेशान हैं, वेतन नहीं मिल रहा है, खाने के लाले हैं। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में आने वाला जो वक्त है वो कई सारे परिवर्तन लेकर आने वाला है। परिवर्तन इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी के जो दिग्गज हैं, जो पिलर हैं, अब उनकी विदाई का वक्त आ गया है। आज बात यूपी के उन सीनियर IAS अफसरों की जो इस वित्तीय वर्ष के आखिर तक सेवा से रिटायर हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी फौज, एक अनुभवी अफसरों की जो फौज है, उनके अब जाने का समय आ गया है। वो अपनी सेवा के अब अंतिम दौर में है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक, यानी कि 31 मार्च 2023 तक, यूपी की ब्यूरोक्रेसी से कई बड़े नाम विदाई ले लेंगे। ये ब्यूरोक्रेट शासन की रीढ़ कहे जाते हैं। ये बहुत बड़े चेहरे हैं जो सरकार चलाते हैं, और जब ये चले जाएंगे तो इनकी जो जगह रिक्त होगी, उस खाली जगह को भरने के लिए सरकार के सामने काफ़ी कठिनाई आएगी। ये अफसर कई सारे ऐसे हैं जो संकट मोचक हैं, जो हर समस्या का हल निकाल लेते हैं। कुछ उदारवादी भी हैं, सामने वाले की पीड़ा के हिसाब से भी निर्णय करते हैं।
कुछ लकीर के फकीर भी हैं और कुछ सरकार के इशारों पर ही काम करते हैं। अगर हम आज नज़र डालेंगे तो सबसे पहले पाएंगे कि 1987 बैच के IAS अफसर अवनीश अवस्थी, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। वो नौकरी के अंतिम पड़ाव पर हैं, अंतिम दिनों में हैं। अब उनकी नौकरी चंद दिनों की बची है, यानी कि वो इसी माह 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। अगर अवनीश अवस्थी का कार्यकाल नहीं बढ़ा तो सरकार को उनकी जगह किसी दूसरे अफसर को खोजना पड़ेगा, जो बेहद मुश्किल काम होगा, क्योंकि उनके पास उत्तर प्रदेश का गृह विभाग है जो बहुत बड़ा विभाग है। इसके अलावा जितने एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बने और बन रहे हैं उन सब की जिम्मेदारी यूपीडा के तहत उनके पास है। वो बिजली में भी इन दिनों संकट मोचक बने हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी भी वो निभा रहे हैं। तो एक अफसर के जाने से कितना बड़ा असर आएगा, कितना बड़ा खालीपन होगा, ये इस महीने के आखिरी में पता लग जाएगा। हालांकि उनके सेवा विस्तार की चर्चाएं हैं, उस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है। आगे बढ़ेंगे तो अगस्त के बाद सितंबर में 1989 बैच की IAS अफसर डिम्पल वर्मा का भी रिटायरमेंट है और इसी महीने उन्हीं के साथ भारत सरकार में भी तैनात 1986 बैच के IAS अफसर आलोक टंडन, वो भी उत्तर प्रदेश से विदा हो जाएंगे। दो महत्वपूर्ण अफसर ये जाएंगे। उसके बाद नवंबर में 1988 बैच के IAS अफसर राजन शुक्ला, उनका भी रिटायरमेंट है। और दिसंबर में 1985 बैच की IAS अफसर शालिनी प्रसाद, जो इसमें भारत सरकार में सचिव हैं, यूपी कैडर की हैं, वो भी रिटायर हो जाएंगी। ये तो इस साल का खाका है। अगर हम अगले साल जनवरी और फरवरी में ही देखेंगे तो हम पाएंगे कि श्रम विभाग में जो इस समय ACS हैं सुरेश चंद्रा, उनका जनवरी में रिटायरमेंट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव रहे राजेंद्र कुमार तिवारी, जो इस समय यूपी SRTC के चेयरमैन हैं, उनका भी रिटायरमेंट फरवरी 2023 में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के IIDC हैं अरविंद कुमार, वो मार्च 2023 में रिटायर हो रहे हैं। उन्हीं के साथ आराधना शुक्ला, जो माध्यमिक शिक्षा में ACS हैं, वो भी फरवरी में ही रिटायर हो जाएंगी। ये जो नाम है ये मामूली नहीं है। ये एक वक्त में यूपी की ब्यूरोक्रेसी के पिलर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को चलाने में, यूपी के विकास को आगे बढ़ाने में, गति देने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। अब ब्यूरोक्रेसी का जो खालीपन है, इसको भरने के लिए सरकार को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संस्थान बड़े होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक साख होती है, एक तरीका होता है। और जब वो जाता है तब ये एहसास होता है कि उसकी क्या उपयोगिता थी और उसके रहने से कितनी राहत थी। तो बहरहाल कुछ चीज़ें होनी अवश्यंभावी हैं, वो अनिवार्य हैं, वो अपने समय पर आएंगी। तो उनका स्वागत अगर आप बेहतर ढंग से करेंगे तो ज़्यादा संतोष होगा, और अगर प्लानिंग से करेंगे तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश की जो विकास का पहिया चल रहा है वो रुकने नहीं पाएगा। कोई आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो और छोटा, अतीत में जो किए गए काम हैं वो इसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। यानी कि आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आज अतीत के एक ऐसे ही पाप की चर्चा जो लखनऊ राजधानी में हुआ है और जिसके जिम्मेदार लखनऊ के पूर्व DM अभिषेक प्रकाश रहे हैं। अभिषेक प्रकाश के लखनऊ से विदाई के बाद से अब उनके कारनामे धीरे धीरे खुलने लगे हैं और भ्रष्टाचार की जो परतें हैं वो भी धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ये अलग बात है कि सरकार इन भ्रष्टाचारों पर आंखें मूंदे हुए है, वो अपने चहेते अफसर पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। लेकिन हम आपके सामने कुछ चीज़ें लाएंगे। आज ये मामला इस बहाने भी आया कि विपिन कुमार मिश्रा एक ADM हैं जो लखनऊ में ही वर्षों से तैनात हैं। पहले यहीं पर वो ADM वित्त थे
अब उनको एडीएम प्रशासन बनाया गया है। उनकी तैनाती के बाद कुछ चीज़ें, कुछ पन्ने पिछले पलटने जरूरी हो जाते हैं। सबसे पहले सरोजनी नगर तहसील के डिफेंस कॉरिडोर में जमीन अधिग्रहण के धांधली की बात, जो अभिषेक प्रकाश के रहते उनके संरक्षण में उनके चहेते अधिकारी कानूनगो जितेंद्र सिंह ने किया था। बंथरा के भटगांव इलाके में जमीन अधिग्रहण में जो गरीबों की जमीन लूटी गई, उसमें जितेंद्र सिंह नाम के कानूनगो का बहुत बड़ा रोल था। अब वो जिन्न दोबारा बाहर आया है, क्योंकि जितेंद्र सिंह की जो जांच थी निलंबन की, बहाली की, वो वर्तमान में जो आज एडीएम प्रशासन बनाए गए हैं इन्हीं ने की थी। तो अब आप इस पर आते हैं पहले कि भटगांव में जो ज़मीनों की लूट हुई उसमें मुआवजे का जो खेल हुआ वो कैसे हुआ था। इसमें मामला आगे चल के राजस्व परिषद के विवेकानंद डोबरियाल से भी जुड़ेगा। पहले आएंगे आप कि जब सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर बंथरा के भटगांव इलाके में ज़मीनों का अधिग्रहण शुरू किया, तो अफसरों ने अपने चहेते लोगों के माध्यम से वहां गरीबों की ज़मीनें औने पौने कौड़ियों के भाव खरीदनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको मालूम था कि अब बहुत जल्दी यहाँ ज़मीनों का अधिग्रहण होगा और 4 गुना ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। जितेंद्र सिंह उनमें से एक था जो सरोजनी नगर तहसील में उन दिनों कानूनगो था और जिसने अपने ड्राइवर, अपने परिचितों, अपने रिश्तेदारों, भतीजों के नाम पर कई सारे गरीबों की ज़मीनें लूट ली, यानी कि लिखवा ली, और फिर उसके बाद 4 गुना मुआवजा उठा लिया। तो अभिषेक प्रकाश इस बात को जानते थे, उनके इशारे पर तमाम सारे काम जितेंद्र सिंह करता था। जो खुद लग्जरी लाइफ जीने का बड़ा शौकीन था, उसके पास करोड़ों रुपए की तमाम संपत्तियां मिल रही हैं। उसकी तमाम शिकायतों को अभिषेक प्रकाश नज़रअंदाज करते रहे, क्योंकि वो उनका खजांची था, कमाऊ पूत था। दिखावे के लिए उसका ट्रांसफ़र किया गया, उसका मजबूरी में निलंबन किया गया, फिर उसको बहाली दिला दी गई। तो ये जो खेल हुआ ये एक जगह कोई नहीं हुआ। फिर ये मामला आ गया हिमामऊ में एक उठा, जहाँ एक सरकारी ज़मीन को कौड़ियों के भाव बेचने के मामले में जितेंद्र सिंह आरोपी बना और तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश ने उसको निलंबित किया। और आज जो वर्तमान में एडीएम है विपिन कुमार मिश्रा, इन्होंने उसकी जांच करके उसको क्लीन चिट दे दी। ये सारे किस्से होते रहे। जितेंद्र सिंह विवेकानंद डोबरियाल से काफ़ी क्लोज था और इन लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में काफ़ी ज़मीनों की लूट की, जिसके ऊपर आज कैसरबाग थाने में गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज है। एसटीएफ भी लगी उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसके बेटे के लिए। तमाम सारे किस्से हैं। एक ज़माना था जब संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने एक ट्वीट किया था और जिसमें अभिषेक प्रकाश की संपत्तियों को लेकर उन्होंने खुलासा किया था कि शायद उनके पास इतनी संपत्तियां हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। एक अधिकारी सरकार की नाक के नीचे बैठकर कैसे इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार करता रहा और सरकार आंखें मूंदे रही। बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे लोग कर जाते हैं। अब बात आती है कि अभिषेक प्रकाश के मामले में सरकार क्या कोई जांच कराएगी, क्योंकि वर्तमान में जो जिलाधिकारी हैं एसपी गंगवार, उन्होंने सरोजनी नगर से लेके हिमामऊ तक के तमाम मामले को जांच कराने के लिए बात कही थी। हालांकि वो जांच कहां पहुंची, क्या हो रहा है, आज तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अभिषेक प्रकाश ने उस समय मामले को डाइवर्ट करने के लिए निखिल शुक्ला तहसीलदार को के खिलाफ एफआईआर करा दी थी और इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। ये तो भला हो सरकार का कि विपिन कुमार मिश्रा की दोबारा तैनाती लखनऊ में ही कर दी गई। ये विपिन मिश्रा जो अभिषेक प्रकाश के बेहद करीबी अफसर माने जाते थे, जिन्होंने जितेंद्र सिंह जैसे दागी और भ्रष्टाचारी को क्लीन चिट दी थी, वो आज लखनऊ के एडीएम प्रशासन बनकर बैठे हैं और सूरपाल गंगवार के साथ वो अब काम करेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर जब जिलाधिकारी वर्तमान के सूरपाल गंगवार की जानकारी में सारा मामला है, तो क्या वो ऐसे अफसरों से फिर जांच कराएंगे या वो ऐसे अफसरों और उनके नीचे जो खेल होता रहा उस पर
चाबुक कब चलाएंगे। भ्रष्टाचार की गंगा लोग कहते हैं कि हमेशा ऊपर से बहती है। अगर ऊपर बंद कर दो नल तो नीचे पानी नहीं आएगा। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे कलाकार अफसर हैं, कुछ ऐसे मदारी भी हैं जो नल चाहे जितना बंद करो हर बार भ्रष्टाचार करने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेते हैं। अभिषेक प्रकाश जैसे अफसर यूपी की ब्यूरोक्रेसी में, जिन पर कई सारे दाग हैं, वो कई बार महत्वपूर्ण पद पाने में लगे रहते हैं और वो हासिल भी कर लेते हैं। कौन सी उनकी सेटिंग है ये सरकार जाने। लेकिन पावर सेंटर में आज इतना ही। और आपको जाते जाते खुर्शीद अहमद की हम कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे कि करतब का नाकाम मदारी कुछ ओछे हथियार लिए बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है। गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मधुबन बेच दिया, और उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। नमस्कार।